यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब क्लास 10th के आप विद्यार्थी हैं और आपका एक विषय संस्कृत है, तो आपके संस्कृत विषय की तैयारी हम लोग इस चैनल पे कर रहे हैं। पूरा सिलेबस, मैं शुरू में आपको सिलेबस वगैरह बताया था, उसमें हम लोग चर्चा देखे थे कि आपसे ऑब्जेक्टिव में 40 से 45 सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न आते हैं। हिंदी अर्थ अगर आप सिर्फ चैप्टर का समझें तो हिंदी अर्थ से सीधे सीधे प्रश्न आता है। 16 अंक का बुक सिर्फ हिंदी में प्रश्न पूछा था, जिसका हिंदी में प्रश्न आएगा, हिंदी में आपको उत्तर लिखना है। तो उस क्रम में आपने देखा कि इतना ज्यादा प्रश्न हिंदी अर्थ से आ रहा है, तो क्यों ना हम लोग पूरे बुक का हिंदी अर्थ समझ लें। तो इसकी हम लोग शुरू किए हैं, एक सीरीज क्लासेस की शुरुआत हम लोग की है, जिसमें मैं आपको मंगलम पाठ अर्थात कि जो पहला पाठ है, मैंने आपसे वहां पे प्रॉमिस किया था कि पूरा चैप्टर 1 मंगलम से लेकर शास्त्र करा था, जो 14 चैप्टर मैं मात्र 14 क्लासेस आपको दूंगा और उसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि कभी भी आप क्लास दो के प्लेलिस्ट में क्रम से आप सभी क्लास को देखकर अपने संस्कृत की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद बुक का जब सेक्शन खत्म हो जाएगा तो जो जो ग्रामर का फॉर्मेट, जो टॉपिक हम लोग समझे थे, जहां से प्रश्न आता है हर एक साल परीक्षा में, वो हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए, आज हम लोग मंगलम पाठ पढ़ चुके हैं, संस्कृत का सिलेबस पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दूसरा जो आपका चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभव पूरा समाप्त करेंगे। पूरे पाठ का अर्थ, उसके साथ साथ उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न और ये पूरा पीडीएफ नोट्स कहां से मिलेगा ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा संस्कृत के हम लोग यहाँ पे, और डेली मैं बता दे रहा हूँ, डेली शाम में, ठीक है, क्लियर यहाँ पे समझेंगे। डेली शाम में 7 बजे से लेकर 7:15 तक क्लास स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग टाइम है, एंडिंग टाइम तो जब तक क्लासेस चले से पूरा चैप्टर खत्म नहीं हो तब तक हम लोग क्लासेस करते हैं। तो डेली आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है। और अभी 2 विषय का क्लास शुरू हुआ है, संस्कृत का और मैथ का। आगे सभी विषय का क्लासेस शुरू होगा जो भी आप डिमांड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और डेली शाम में इस टाइम पे आपको आ जाना है क्लासेस करने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आपका बुक है संस्कृत का, आगे बढ़ेंगे। पूरा हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा समाप्त करेंगे, ठीक है। पाटलिपुत्र वैभवम जो आपका दूसरा पाठ है, आपके पास बुक होगा तो बुक अपने पास रखिएगा। आपको ज्यादा फोकस यहाँ पे हिंदी अर्थ पे रहना है, ये नहीं कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता नहीं सीधे सीधे हिंदी में। कैसे प्रश्न आएगा इस चैप्टर से, अभी आज ही हम लोग चर्चा कर लेंगे। पूरा मंगलम पाठ में आपको समझा चुका हूं, उम्मीद कर रहा हूं उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से आपका पाठ परिचय शुरू हो रहा है कि बिहार राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेशु कलेशु, जो लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आइए इस पे आपको फोकस रहना है, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेंगे। यहाँ पे देखिए, इसके हिंदी अर्थ की चर्चा करें। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं कि आपको दिखाई देगा क्लियर। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर, देखिए यहाँ पे बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। तो यहां से 2-3 प्रश्न क्या पूछेगा, किसकी बात हो रहा है, तो हम लोग बिहार राज्य की राजधानी पटना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पटना का ही प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। तो चैप्टर का नाम क्या था, पाटलिपुत्र वैभवम, मतलब पाटलिपुत्र का जो वैभव है, वैभव आप समझ रहे हो, उसका समृद्धि है, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक किस रूप में पाटलिपुत्र एक अलग पहचान अपना रखा है, पटना हमारा शहर, उसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। तो पहला प्रश्न, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, तो पौवा टाइप प्रश्न, आप जानते हैं पटना है। और इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ पे देख लीजिएगा लिखा गया है। यहाँ पर धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान, औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक के केंद्र हैं। कौन कौन धार्मिक स्थान है, कौन औद्योगिक स्थान है, कौन राजनीतिक स्थान है, पूरा नीचे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी पाठ का परिचय है। विदेश यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसेंग तथा इति सिंह आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है। अब ये प्रश्न पूछता है कि कौन कौन विदेश यात्री पटना आए थे, तो यहाँ पे देखिए मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसोंग, इति सिंह, इस तमाम प्रश्न आएंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि इसमें लोग पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपका पूरा चैप्टर शुरू हुआ है, देखिएगा ध्यान से, अगर आपके पास होगा बुक तो, कि प्राचीनेषु भारतीयेषु यहाँ पे, और ये जो एक श्लोक है दामोदर गुप्त के कूटनीमित काव्य का, यहाँ तक के आइए अर्थ को समझते हैं। बुक होगा तो मिला सकते हैं आप। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा किनारे बसा पाटलिपुत्र महानगर अत्यंत और विचित्र था। यहाँ पे देखेंगे, प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के किनारे बसा पाटलिपुत्र महानगर अत्यंत और विचित्र। पाटलिपुत्र मतलब पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। अब ये प्रश्न पूछता है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा था, गंगा नदी के किनारे। प्रश्न का उत्तर मिल गया। इसके बारे में, किसके बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनीमित नामक काव्य में कहता है। क्या कहता है, आगे यहाँ पे श्लोक है,
अब देखिए ये प्रश्न पूछेगा कि कूटनिमित्त काव्य किसकी रचना है, तो दामोदर गुप्त नामक कवि की रचना है। यहाँ पे देखिए दामोदर गुप्त नामक कवि की रचना है। चीजें क्लियर है, सभी प्रश्न बनेंगे, याद करते चलिएगा। अब क्या इस श्लोक का अर्थ है, ये कूटनिमित्त काव्य का श्लोक यहाँ पे लिखा गया है, इसका अर्थ है कि पृथ्वी के तिलक स्वरूप और सरस्वती का कुलगृह, सरस्वती का क्या है यहाँ पे कुलगृह, यहाँ पे देखिएगा कुलगृह, हम सरस्वती का कुलगृह जैसा इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला पाटलिपुत्र नाम का महानगर है। दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनिमित्त काव्य में पाटलिपुत्र की विशेषता वैभव के बारे में बताते हैं और कहते हैं पृथ्वी का ये तिलक है, समझिए जैसे माथे पर आदमी तिलक करता है उसको सुंदरता और बढ़ जाता है, तो ये पृथ्वी का तिलक स्वरूप है। सरस्वती का कुलगृह है, मतलब काफी ज्यादा विद्वान यहाँ से पटना से निकले जिनका जिक्र आगे आपको मिलेगा। उसके साथ साथ इंद्रपुरी, सबसे सुंदर नगर माना जाता है इंद्रपुरी को, जो इंद्र की नगरी है, उसको भी ये पीछे छोड़ देता है अपनी सुंदरता में, ऐसा है पाटलिपुत्र पटना नगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिएगा आपसे आगे जो जो आपके बुक में है उसके हम लोग अर्थ की चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ से जो आपके बुक में पूरा इतिहास से स्तूयते, मतलब इतिहास से यह ज्ञात होता है, से लेकर यहाँ पे अशोक के समय तक के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए प्राचीन काल से शुरू हुआ है पाटलिपुत्र का वैभव और आगे यहाँ पे पूरा इसका आधुनिक काल तक क्या किया, विस्तार किया है पटना ने, पूरा इसमें जानकारी मिलेगा। इतिहास से यह ज्ञात होता है कि बुद्ध काल में गंगा के किनारे पाटिल ग्राम स्थित था और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार पधारे थे। उनके द्वारा कहा गया कि यह ग्राम महानगर बनेगा, किंतु कलह, अग्नि और जल पलावन मतलब बाढ़ के भय से सर्वदा भयभीत रहेगा। कुछ दिनों के बाद पाटिल ग्राम ही पाटलिपुत्र नाम से पुकारा गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, महात्मा बुद्ध का पटना से कनेक्शन पूछे क्या था, तो इतिहास में ऐसा जिक्र मिलता है कि भगवान बुद्ध के काल में गंगा के किनारे पाटिल ग्राम, उसमें महात्मा बुद्ध के समय पूछता है कि पाटलिपुत्र का नाम क्या था, पाटिल ग्राम, पाटिल ग्राम था और यहाँ पे भगवान बुद्ध कई बार आते थे। भगवान बुद्ध ने इस पाटिल ग्राम के बारे में उसी समय भविष्यवाणी किया था कि आगे चलकर क्या बनेगा, महानगर बनेगा, और भगवान बुद्ध का भविष्यवाणी सत्य भी हो गया। और उन्होंने ये भी कहा था ठीक है महानगर बनेगा, लेकिन एक कलह से, इसमें कलह वगैरह रहेगा, अग्नि से मतलब आग वगैरह लगने की संभावना रहेगा, और जल पलावन मतलब बाढ़ वगैरह से हमेशा यहाँ पे लोग भयभीत रहेंगे, जो आप देख ही रहे हैं वर्तमान समय में। कुछ दिनों बाद यही पाटिल ग्राम क्या बन गया, पाटलिपुत्र बन गया और वहां से आज पटना तक विकसित हुआ, मतलब महात्मा बुद्ध की भविष्यवाणी सच हुआ। तो महात्मा बुद्ध के समय इसका नाम क्या था, पाटिल ग्राम। उन्होंने पाटिल ग्राम के बारे में क्या भविष्यवाणी किया था कि आगे चलकर महानगर बनेगा, लेकिन अग्नि जल पलावन मतलब इत्यादि के समस्या से ग्रसित रहेगा। आगे की तरफ बताया जा रहा है महात्मा बुद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन काल में पटना का क्या स्थिति था उसके बारे में यहाँ पे चर्चा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। पूछता है कि किसके समय में पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और ये कहां से जानकारी मिलता है, तो जैसा कि यूनान राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण में लिखा है। यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा, उसमें भी उसने पाटलिपुत्र के बारे में ये सभी जिक्र किया है। तो मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, यूनान का था। इस नगर का वैभव और सौंदर्य अशोक काल में अत्यंत अर्थात कि सबसे उत्तम था। पूछता है कि पाटलिपुत्र नगर का वैभव और सौंदर्य किसके काल में अत्यंत था, मतलब सबसे उत्तम था, तो अशोक के काल में। ठीक है, यहां तक से यही सब प्रश्न आएगा जो मैं आगे मैं अभी प्रश्न भी करा दूंगा पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अब देखिए आगे की तरफ हम लोग बढ़े तो यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है, जो आपके बुक होगा तो मिला लीजिएगा, दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने पाटलिपुत्र वैभव, पूरा बुक खोलकर आपको पढ़ाई करना चाहिए बहुकाल से लेकर और यहाँ तक जो एक राजशेखर का स्व काव्य मीमांसा है, राजशेखर का काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ है, उसमें जो श्लोक है पटना के बारे में, आइए इसके अर्थ को समझते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा अध्ययन अध्यापन की परंपरा बनी रही। ऐसा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नाम की कवि शिक्षा के प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ स्मरण किया है। मतलब पाटलिपुत्र में सरस्वती परंपरा चल रहा था। सरस्वती परंपरा मतलब यहाँ पे गुरुकुल टाइप व्यवस्था था, यहाँ पे मतलब कि अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में काफी लोग जुड़े थे, तो सरस्वती परंपरा का मतलब यही होता है। इसके जानकारी कहाँ से मिलता है इस बात की कि पटना में सरस्वती परंपरा चल रहा था, तो राजशेखर
कवि के काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ से। अब ये भी प्रश्न पूछ दे कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो राजशेखर कवि है। ठीक है, क्लियर हो गया। राजशेखर की क्या रचना है, काव्य मीमांसा है। और उन्होंने क्या बताया है पटना के बारे में कि यहाँ पे श्लोक देखिएगा, इसका अर्थ यह है कि यह विश्व के मूर्धन्य विद्वान उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगलाचार्य, व्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि परिचित होकर ही संसार में ख्याति अर्जित की। मतलब जो ये विश्व लेवल के जो विद्वान है, उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगलाचार्य, व्याडी, वररुचि, पतंजलि, इन सभी कहां से इनका नाम हुआ, पटना से। क्लियर चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे पूरा चैप्टर हम लोग बोला 14 क्लास आएगा, मात्र आपके 14 पार्ट है शास्त्रकारा तक। अब यहाँ पे देखिएगा आपके बुक में जो यहाँ से है कतिपयसु से लेकर और यहाँ तक समारोह तक, आइए इसके अर्थ को हम लोग समझते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराण आदि में पाटलिपुत्र का नामांतर पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप पुष्पों की अत्यधिक उत्पादन होता था। अब प्राचीन ग्रंथ में पूछता है पटना का क्या नाम मिलता है सर, रट जाएंगे, पुष्पपुर, कुसुमपुर। पुष्पपुर मतलब फूल का पुर, फूल का नगरी। कुसुम भी फूल का ही पर्यायवाची शब्द है, मतलब पुष्प का नगरी। इससे क्या मालूम होता है कि नाम क्यों दिया गया होगा पटना को, पाटलिपुत्र को, क्योंकि उस समय जो है नगर के समीप पुष्प की मतलब फूल की अधिक उत्पादन होता था। पाटिलपुत्र शब्द भी, जो पाटलिपुत्र शब्द है, वो भी गुलाब के फूलों के पुताली की रचना की कला को लेकर बना और प्रचलित हुआ। जो पटना को पाटलिपुत्र कहा गया तो गुलाब के फूल की जो देखिएगा ऊपर वाला जो ऐसे ऐसे मतलब एक पत्ता निकलता है इस तरह पुताली की जो रचना होता है, उसी के चलते इसका नाम क्या पड़ गया, पाटलिपुत्र पड़ गया। तो कोई भी पूछता है कि पटना का नाम पाटलिपुत्र क्यों पड़ा, गुलाब के फूल की पुताली की रचना के कारण। और इसका पुराण में नाम क्या है, पुष्पपुर, कुसुमपुर क्यों कहा गया फूल की नगरी, क्योंकि इसके आसपास फूल का उत्पादन अधिक होता है। चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि इस नगर में शरद ऋतु के अभ्यंतर में कौमुदी महोत्सव का समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अति प्रचलित था। उस समय सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे। अभी भी दुर्गा पूजा के अवसर पे यहाँ उसी प्रकार का समारोह देखा जाता है। अब देखिए गुप्त वंश के शासन काल में पूछता है पटना में कौन सा पर्व बहुत प्रसिद्ध था, कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, गुप्त वंश के शासनकाल में। किस ऋतु में, शरद ऋतु में, याद रखेंगे। और उसमें काफी धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे अभी देखते हैं दुर्गा पूजा में पूरा पटना में मतलब कि 10 दिन तक बिहार के लगभग हर एक शहर में पूरा पूजा का आयोजन होता है। पटना कितना मतलब हर जगह सौंदर्यपूर्ण हो जाता है। हर जगह माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना, पूजा पाठ जिधर जाएंगे उधर आपको देखने को मिलता है। उसी तरह पूरे जिस तरह आप दुर्गा पूजा में पटना में वर्तमान उत्सव देखते हैं, उसी तरह कौमुदी उत्सव का पहले, कौमुदी महोत्सव का पहले आयोजन किया जाता था। कब, तो यहाँ पे देखिए बताया गया गुप्त वंश के शासन काल में और शरद ऋतु में। बढ़े यहाँ पे ध्यान देंगे। आगे जो आपके बुक में यहाँ से काल चक्र वसात से जो आपका शुरू हो रहा है, इसके आइए हिंदी अर्थ को समझते हैं। जो पूज्यते तक है इसका हिंदी अर्थ समझ। अब यहाँ पे देखिएगा, परावर्तित समय के कारण यद्यपि मध्य काल में पाटलिपुत्र लगभग 1000 वर्ष पर्यंत भग्ना अवस्था अनुभव किया। इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में, मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में मिलता है। मुगल वंश के समय इस नगर का उद्धार हुआ और अंग्रेजी शासनकाल में पाटलिपुत्र का शीघ्र विकास हुआ। और यह शब्द पतन शब्द से निकला है। नगर को पालने वाली देवी पाटन देवी भी इसे पूजी जाती है। यहाँ पे क्या है, पूजी जाती है, आज भी पूजी जाती है। ध्यान देंगे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीच में थोड़ा सा पटना का स्थिति दयनीय हुआ, लेकिन जब समय परिवर्तन हुआ, मध्यकाल में पटना आया, पाटलिपुत्र के आया तो 1000 वर्ष बाद, ठीक है, ये अपना भग्ना अवस्था जो है अनुभव किया। तो ये पूछता है कि पाटलिपुत्र का भग्ना अवस्था आपका मतलब कि अनुभव कब अनुभव किया, तो मध्यकाल में। और इसका संकेत कहां से प्राप्त होता है, तो साहित्य ग्रंथ में मुद्रा राक्षस वगैरह जो ग्रंथ है उससे प्राप्त होता है। और मुगल समय में इसके नगर का उद्धार हुआ। मुगल वंश का जब शासनकाल आया तो उस समय इसका नगर वगैरह मतलब कि यहाँ पे नगर के रूप में पटना कन्वर्ट हो गया। और अंग्रेजों का जब शासन आया तो पाटलिपुत्र को एक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया और इसका नाम जो है क्या कर दिया गया, पटना, जो पतन शब्द से निकला है। और आगे जो है पटना के शुरू में आप जाएंगे तो पटन देवी मिलेगी और पटन देवी जो है आज भी पूजी जाती है। और ऐसा लोग मानते हैं कि पटना की पालन करने वाली, पटना की रक्षा करने वाली देवी यही पटन देवी है। चलिए, तो अंग्रेज के शासनकाल तक हम लोग आ चुके हैं।
अब इन दिनों की बात करें, मतलब इस समय क्या क्या आपको देखने वाला दर्शनीय स्थल है, इस समय पटना की क्या वैभव है वर्तमान समय में, क्योंकि देखिए सोचिए हम लोग धर्म ग्रंथ प्राचीन समय से पटना के बारे में समझते हैं और अभी इस समय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है यहाँ पे संप्रति मतलब इन दिनों पटना नाम के नगर अति विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है। इसके उत्तर में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, किंतु रेलवे सेतु अभी निर्माणाधीन है। इस नगर के उत्कृष्ट संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, उच्च न्यायालय, सचिवालय, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर दर्शनीय है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय द्वारा पूजनीय स्थल दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ देश के यात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ बता रहा है कि इस समय क्या है पटना, तो इसमें पटना काफी विशाल नगर हो चुका है, बिहार राज्य की राजधानी, हम लोग की राजधानी है, और यहाँ पे दिन प्रतिदिन इसका विकास हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है? गंगा नदी बहती है, और गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु है जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। आजकल तो आप देखें ना बिहार में बहुत ज्यादा पुल वगैरह ढह रहा है, बट ये सबसे बड़ा पुल है बिहार में, पटना में। एशिया महादेश का सबसे बड़ा, पूरे एशिया महादेश का सबसे बड़ा नदी पे बना हुआ पुल है, क्या है? गांधी सेतु। और इस पर रेलवे सेतु माने ट्रेन वगैरह चलाने का, रेलवे पटरी बिछाने का कार्य अभी निर्माणाधीन है, मतलब कार्य जारी है। इस नगर के उत्कृष्ट और क्या क्या है नगर में वर्तमान में देखने वाला? संग्रहालय आप देख सकते हैं, सचिवालय देख सकते हैं, गोलघर देख सकते हैं, उच्च न्यायालय मतलब पटना हाई कोर्ट देख सकते हैं, फिर यहाँ पे सचिवालय है, तारामंडल है, तारामंडल जैविक उद्यान मतलब जो चिड़ियाघर है वो आप देख सकते हैं, मौर्यकालीन अवशेष है वो आप देख सकते हैं, महावीर मतलब हनुमान मंदिर आप देख सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, ये पूछता है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। उनका जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से जो प्रसिद्ध है वो भी पटना में है। क्लियर है चीजें? चलिए यहां तक हम लोगों ने पूरे चैप्टर के हिंदी अर्थ को अब लगभग हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब थोड़ा सा यहाँ पे बचा था, यहां तक का अर्थ है कि इस तरह पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अब तक विभिन्न क्षेत्र में वैभव धारण करता है और उन सब को संकलित रूप में संग्रहालय जाकर देख सकते हैं। पर्यटन मानचित्र में यह नगर महत्वपूर्ण है। इस तरह हम लोगों ने जो देखा कि प्राचीन समय से लेकर आज तक पटना का, पाटलिपुत्र का एक अलग ही महत्वपूर्ण है, और पटना किस रूप में विकसित हुआ है ये आप जो संग्रहालय है उसमें जाकर देख सकते हैं। बुक में आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो संस्कृत व्याकरण शुरू हो रहा है और यहाँ पे समास वगैरह है, ठीक है। तो समास देख लीजिएगा, ये मैं कल भी मैं पंगला चैप्टर पढ़ा तभी बता रहा था कि आपके बुक का ये सभी समास है, तो इसी से खूब प्रश्न आता है। जो भी आप देखेंगे संस्कृत व्याकरण में प्रश्न आएगा तो थोड़ा सा आप देख रहेंगे तो वहां पे दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि पूछ दे आपसे महानगरम कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। समास विग्रह कीजिए तो महत् च तत्नगरम। सरस्वती कुल गृहम कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। महातिलकम कौन समास है? ये भी तत्पुरुष है। कौमुदी महोत्सव कौन सा समास है? तो मध्य पलोदी समास है। सचिवालय कौन सा समास है? तत्पुरुष है। गोलगृह मतलब कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। तारामंडल बहुब्रीहि समास। तो याद रखेंगे, जो संस्कृत व्याकरण से प्रश्न आएंगे यही सब प्रश्न आता है। आगे सब मौखिक प्रश्न है आपके बुक का, यहाँ पे देखते चलिएगा, ये सब बुक का है, इससे ये प्रश्न वगैरह पूछा नहीं जाता है। अब कैसे इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मैं बोला और आगे मैं बताऊंगा कि कहां से पूरा आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह। पहला प्रश्न देखेंगे, करे गोलघर कहाँ है सर? जल्दी से बताएंगे गोलघर कहाँ है। देखते हैं कितने विद्यार्थी जवाब दे पाते हैं। कहेगा सर गोलघर कहाँ है? पटना में है। कहाँ पे ऑप्शन दिया है? कभी भी क्लास को देखें आंसर जरूर दीजिएगा, तो ऑप्शन बी पे है। तो गोलघर कहाँ है? पटना में। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अभी हम लोग पढ़े पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था सर? भगवान बुद्ध ने कहा था। क्लियर है चीजें? आगे बढ़ जाते हैं। कह गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ है? पटना में है। चलिए समझते चलिएगा, याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जो हम लोग पढ़े हैं उससे कि पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पतन शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? पतन शब्द से बना है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख संप्रदाय के 10वें नंबर गुरु थे। चलिए आगे बढ़ें। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? गांधी सेतु है, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था
अत्यंत उत्कृष्ट थी? तो सर चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अभी पढ़े हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी सिर्फ आपको रिवीजन करा रहा हूं कि यही सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा इस चैप्टर से। बुध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम? बुध के काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तो पाटिलग्राम था। ठीक है, बहुआ टाइप प्रश्न। अगर चैप्टर का हिंदी अर्थ आप समझे हैं तो आसानी से आप मतलब कि सभी प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। कूटनिमित्त काव्य के रचनाकार कौन है सर? तो कूटनिमित्त काव्य के रचनाकार दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त है। आगे बढ़ते हैं। पूरा मैं 14 चैप्टर से आपको मात्र 14 क्लास दूंगा और एक क्लास में पूरा चैप्टर खत्म, ताकि आप एक क्लास देकर आप उस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्योंकि सोचिए आप इससे क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने पूरा टू द पॉइंट लाइन बाय लाइन हिंदी और समझा दिया। पूरा ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करा दे रहा हूँ, देख देकर याद कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव पूरा मैं पीडीएफ होकर आपको दे दूंगा। अब आपका पूरा ही चैप्टर कंप्लीट। इसी तरह हम लोग 14 दिन में मात्र आपका पूरा संस्कृत समाप्त कर देंगे बुक। कस्य महापुरुष से जन्म स्थान पाटलिपुत्र अस्ति? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पे है? पाटलिपुत्र में। आगे बढ़े। सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बिहार की राजधानी है। ये प्रश्न आ जाए दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? कूटनिमित्त काव्य की। कोई डाउट नहीं, देखते चलिएगा। काव्य मीमांसा के कवि कौन है सर? तो काव्य मीमांसा कवि राजशेखर है। ऑप्शन ए पे दिया है, राजशेखर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। करे राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभव कीदृशम आसीत्? मतलब कि इस नगर का वैभव जो है किस रूप में था? तो समृद्ध था अशोक के शासन काल में। अभी मैं पढ़ा रहा था आपको। यहाँ पे देखिएगा, मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? ये आपसे पूछा जा रहा था। पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, याद रखेंगे, मध्यकाल में। पाटल पुष्पों की पुताली रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम पड़ा? तो पाटलिपुत्र पड़ा। अभी चर्चा की है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था, आप जानते हैं। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में होता था? तो गुप्त वंश में, शरद ऋतु में। आगे बढ़े। करे पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है। ऑप्शन सी पे दिया गया है। यही सब प्रश्न आएगा। बिहार से कश्मीर नगरे गोलगिरह मस्ती? गोलगिरी जो है मतलब गोल घर, पटना के किस नगर में? क्या जवाब होगा? पाटलिपुत्र नगरे। ऑप्शन ए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र है। ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए, परिभूत सुंदरम स्थान की संज्ञा किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर को। इसका भी ऑप्शन ए था। आगे बढ़ जाते हैं। सरस्वती का कुलगृह पाटलिपुत्र है। देखिए क्या प्रश्न बन सकता है। कौमुदी महोत्सव डैश डैश अतिवे प्रचलित? तो गुप्त वंश शासन काल में प्रचलित था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? बहुआ टाइप प्रश्न है। पटना शहर का वर्णन है। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? मतलब वही जो भगना अवस्था अनुभव किया था, तो 1000 वर्ष तक। ठीक है। चंद्रगुप्त, अब देखिए यहां से शुरू हो गया। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है वो मैंने पूरा करा दिया। अब सब्जेक्टिव प्रश्न किस रूप में आएंगे वो भी देखते हैं। पूरा चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? ये प्रश्न आ जाए, आपको 2 अंक के प्रश्न रहता है, ऐसे ही उत्तर लिखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा एवं शोभा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। प्राचीन ग्रंथ में पटना के कौन कौन से नाम है? तो प्राचीन ग्रंथ में पटना के नाम क्या थे? पुष्पपुर, कुसुमपुर और आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, पूरा प्रश्न रटते चलिएगा। पूरा क्लास आप देख लेंगे 2-3 बार, इससे कोई ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो आपसे गलत होगा एग्जाम में। कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे? ये प्रश्न आ जाए तो मेगास्थनीज, अभी हम लोग पढ़ रहे थे। फाहियान, हुएन सिंह, इति सिंह इत्यादि विदेशी यात्री पटना आए थे। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? राजशेखर ने पटना को किस रूप में उल्लेख किया है? दोनों में से हाथों में प्रश्न रहेगा। कोई भी प्रश्न आ जाए उत्तर आपको ऐसे ही लिखना है कि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में लिखा है, जो श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे ऊपर, कि बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा मतलब अध्ययन अध्यापन की परंपरा बनी रही। यहाँ विश्व के मूर्धन्य विद्वान उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगलाचार्य, ब्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि परिचित होकर संसार में ख्याति प्राप्त किए। समझिए, अगर चैप्टर पूरा आप पढ़े हैं तो कौन सा प्रश्न ऐसा है जो आप नहीं जानते होंगे। भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था? तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ऊपर कि भगवान बुद्ध ने पाटिलग्राम के बारे में कहा था, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय पटना नहीं था, छोटा सा गांव था पाटिलग्राम, कि यह गांव एक समय में महानगर होगा, परंतु कलह, अग्नि और बाढ़ के भय से सर्वदा भयभीत रहेगा। कुछ दिनों बाद पाटिलग्राम ही क्या बन गया? पाटलिपुत्र बन गया।
चलिए अगला प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि वर्तमान पटना के वैभव का वर्णन अपने शब्दों में करें अथवा पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का नाम लिखे। दोनों में से कोई प्रश्न है, उत्तर आपको यही लिखना है कि आजकल पटना नगर अत्यंत विशाल और बिहार की राजधानी है। दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होते जा रहा है, जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे। गंगा के पावन तट पर बसा हुआ है नगर अपनी प्राचीन सभ्यताओं के साथ आज भी परिपूर्ण दिखाई देता है। संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि यहाँ दर्शनीय स्थल है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा भी पटना में आप देख सकते हैं, दर्शनीय स्थल है। चलिए आगे प्रश्न आपसे 7 नंबर पे क्या पूछा गया यहाँ पे कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। जो शुरू में हम लोग पढ़ रहे थे कि दामोदर गुप्त ने कवि ने अपने कूटनिमित्त नामक काव्य में कहा है कि पृथ्वी के तिलक स्वरूप और सरस्वती का कुल गृह जैसा इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाले पाटलिपुत्र नाम का महानगर है। मतलब इसी शब्दों से कूटनिमित्त काव्य में आपके दामोदर गुप्त कवि पटना के वैभव के बारे में वर्णन करते हैं। लेखक पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में क्या संदेश देना चाहता है, तो लेखक का यह कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महानगर था जहां शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी, जैसा कि हम लोगों ने पाठ में पढ़ा। मध्य काल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनरुद्धार हुआ तथा अंग्रेजों के काल से लेकर वर्तमान तक इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपसे प्रश्न पूछा, अगर ये प्रश्न आ जाए कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें या पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया, मतलब कौमुदी महोत्सव के बारे में लिखिए। तो ऐसे लिख दीजिएगा कि पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम में मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मगन हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाया जाता है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ खूब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता रहा है। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, या इसी का ये प्रश्न पूछ दे कि पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों महत्वपूर्ण है, तो उत्तर आपको लिखना है ऐसे। गुरु गोविंद सिंह ने पटना शहर में जन्म लिया था। पटना के सभी सिख धर्म गुरु पधारे हैं। पटना में जितने भी सिख धर्म के गुरु हैं सभी पटना में आए थे। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म गुरुद्वारा भी यही है। इसीलिए इस पवित्र स्थल को सिख संप्रदाय का बड़ा महत्व है, जैसा कि हम लोगों ने पाठ में विस्तार से समझा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की विशेषता क्या है बताइए। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आपको उत्तर ऐसे ही लिखना है कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अब तक अपने महत्व को धारण किया है। प्राचीन काल से ही यह सरस्वती का मुख्य केंद्र माना जाता है। वर्तमान समय में यह बिहार राज्य की राजधानी है। यहाँ के उत्कृष्ट संग्रहालय, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, जैविक उद्यान, तारामंडल, गोलघर, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल जो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, जहां देश विदेश के यात्री दर्शन करने आते हैं तथा पटना को पालन करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। पूरा ऐसे लिख दीजिएगा, आपका इसका भी उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, या पाटलिपुत्र की शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता था। दोनों में से कोई प्रश्न आएगा, उत्तर आपको ऐसे ही लिखना है कि राजशेखर रचित काव्य मीमांसा से हमें यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंगल, वररुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और यहीं से उन्होंने ख्याति प्राप्त की। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान आदि दर्शनीय स्थल है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। अशोक के समय यहाँ अत्यंत समृद्धि थी। पूरा ऐसे लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह पूरा मैं आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस चैप्टर का करा दिया। चैप्टर से समझिए कोई भी प्रश्न आ जाए आपसे गलत नहीं होगा किसी भी हाल में, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम लोग समझ चुके हैं। बाकी ये पीडीएफ वगैरह अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप चैनल पे जो भी आप यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी आप AR करियर पॉइंट सर्च करके हमसे आप जुड़ सकते हैं। या सबका लिंक जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीछे का कोई भी क्लास से छूटा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिएगा, या क्लास खत्म हो रहा है तो इस साइड या इस साइड उस क्लास का लिंक आया होगा, उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। पूरा मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ा दिया। 2 चैप्टर कंप्लीट होगा, ऐसे ही 14 चैप्टर आप लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद संस्कृत व्याकरण के जो टॉपिक है जिससे कि साल सीधे परीक्षा में प्रश्न आएंगे, मतलब पूरा संस्कृत का 100% सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। अगले चैप्टर का क्लासेज आप कब चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। के लिए इन सभी का बार बार देखकर रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।